हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके यूट्यूब चैनल बी शेक्सपियर पर। फ्रेंड्स, आज हम मॉडल एक्जुलरीज पढ़ेंगे। इससे पहले हमने प्राइमरी एक्जुलरीज को पढ़ा था, जो एक्जुलरीज का एक भाग है। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? मॉडल एक्जुलरीज। मॉडल एक्जुलरीज पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मॉडल एक्जुलरीज क्या होते हैं? ध्यान से सुनिएगा। मॉडल एक्जुलरीज वे शब्द होते हैं जो आपके सेंटेंस में, जी हाँ, जो आपके सामने दिया हुआ सेंटेंस है उसमें जो सब्जेक्ट होगा और उस सब्जेक्ट का जो पर्सन होगा, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, तो वो मॉडल एक्जुलरीज के जो शब्द होंगे वो आपके सब्जेक्ट और पर्सन के अकॉर्डिंग नहीं बदलेगा। जी फ्रेंड्स, वही शब्द मॉडल एक्जुलरीज कहे जाते हैं जो अपने सब्जेक्ट और पर्सन के अकॉर्डिंग नहीं बदलता है। इससे पहले आपने जब प्राइमरी एक्जुलरीज पढ़ा तो उसमें आपने क्या देखा? जो प्राइमरी एक्जुलरीज होते हैं एक्चुअली वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। हेल्पिंग वर्ब ये भी है, लेकिन वो टेंस में यूज़ होते हैं। और उसमें यानी प्राइमरी एक्जुलरीज और मॉडल एक्जुलरीज में क्या फ़र्क है? प्राइमरी एक्जुलरीज में जो आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं, प्राइमरी एक्जुलरी वर्ड होते हैं, वो सब्जेक्ट के अनुसार और पर्सन के अनुसार और टेंस के अनुसार बदल जाते हैं, है ना। अगर सब्जेक्ट चेंज हो गया तो उसका हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट का पर्सन चेंज हो गया, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, किसी भी पर्सन का आपने अलग अलग यूज़ किया है तो उसके लिए अलग अलग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो आपका मॉडल एक्जुलरीज है जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, वो ना सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा और ना ही सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार बदलेगा। तो यही मेन जो डिफरेंसेस होते हैं इन दोनों में, मॉडल एक्जुलरीज में और प्राइमरी एक्जुलरीज में। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं मॉडल एक्जुलरीज कौन कौन से शब्द होते हैं। तो मॉडल एक्जुलरीज में देखिए, आपका इसमें आएगा विल, शैल, विल का वुड, शैल का शुड, ठीक है, कैन का कुड, ठीक है। उसके बाद मे का माइट, फिर ought to, उसके बाद वुड, ये अलग वुड है, आप इसको भी मान सकते हैं एक तरीके से। उसके बाद यूज्ड टू, फिर डेयर, नीड, ठीक है फ्रेंड्स। ये सब जो है क्या होते हैं? ये मॉडल एक्जुलरीज होते हैं। ठीक है, और भी कुछ शब्द हैं जैसे इज टू, एम टू, आर टू, उसके बाद हैज़ टू, हैव टू और हैड टू। ठीक है फ्रेंड्स, ये जितने भी शब्द हैं ये एक्चुअली मॉडल एक्जुलरी वर्ड कहलाते हैं। अब आपको कभी कभी ये लगता होगा, डिफरेंसेस आपने पढ़ा भी होगा कि सर विल और शैल कैसे मॉडल एक्जुलरीज है, बाकी तो शब्द जो आपने प्राइमरी एक्जुलरीज में पढ़ा है वो प्राइमरी एक्जुलरी क्यों है और ये मॉडल में क्यों है? इसको प्राइमरी में क्यों नहीं लिया गया है ना। जैसे विल और शैल को, ये भी तो टेंस में यूज़ होता है, तो इसको प्राइमरी में क्यों नहीं लिया गया है? फ्रेंड्स, इसको प्राइमरी में इसलिए नहीं लिया गया है क्योंकि ये भी सब्जेक्ट के अनुसार या पर्सन के अनुसार नहीं बदलते हैं। आप नहीं बदलोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस वजह से इसको जो है मॉडल में रखा गया है। अब आप इसको अच्छे से समझें। जैसे हम लेते हैं विल और वुड को, ठीक है, सबसे पहले विल वुड लेते हैं।
अब विल और वुड का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पे करते हैं? सबसे पहले देखिए यूज ऑफ विल, ठीक है, विल का प्रयोग। विल का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? आपको पता है विल का प्रयोग हम फ्यूचर इंडेफिनिट में करते हैं, शैल का भी प्रयोग हम फ्यूचर इंडेफिनिट में करते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे आई शैल गो टू मार्केट, आई शैल गो टू मार्केट, मैं बाजार जाऊंगा। या आप यहां ये कर लीजिए यू विल गो टू मार्केट, आप बाजार जाएंगे, ठीक है। अब यहां क्या दिखता है? आई शैल गो टू मार्केट, आपने फ्यूचर इंडेफिनिट में पढ़ा है कि आई और वी ऐसे दो फर्स्ट पर्सन है जिसके साथ शैल लगाना चाहिए। अगर आप ऐसा लगा देते हैं तो ये सिंपल फ्यूचर कहलाएगा, यानी कि साधारण भविष्य के सेंटेंस में, वाक्य में आई और वी के साथ शैल लगता है, और बाकी सभी के साथ सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो। थर्ड पर्सन में ही, शी और दे ये आते हैं। इन सभी के साथ आप विल लगा सकते हो, सबके साथ विल लगता है फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो ये तो एक साधारण रूल है जो आप फ्यूचर इंडेफिनिट में लगाते हैं। तो इस अनुसार तो इसको यानी कि शैल और विल को प्राइमरी एक्सुलरीज में रखा जाना चाहिए था, लेकिन ये मॉडल एक्सुलरीज में क्यों रखा गया है? क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप आई के साथ शैल लगाए है तभी आपका सेंटेंस सही होगा। आप आई के साथ विल लगाएंगे तब भी आपका सेंटेंस सही होगा। इसी कारण जो शैल और विल को मॉडल एक्सुलरीज में रखा गया है, ठीक है। जैसे अब इससे फर्क क्या पड़ेगा? यहाँ एक साधारण सेंटेंस है आई शैल गो टू मार्केट, मैं बाजार जाऊंगा, एक साधारण सी बात है। मैं बाजार जा भी सकता हूँ और नहीं भी, इसका ये मतलब है मैं जाऊंगा, ये कहा गया है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि मैं जाऊंगा। लेकिन अगर मैं यहाँ आई शैल के जगह पे मैं यहाँ विल लिख दूँ तो ये बाध्यता बन जाएगी कि मैं बाजार जाऊंगा ही, ये वचन हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। तो अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं, है ना, वचन देना चाहते हैं किसी को कि मैं हाँ कल बाजार जाऊंगा पक्का, तब जाए आई के साथ आप क्या लगाओगे? तब आई के साथ आप विल लगाओगे, ठीक है। यानी जस्ट उल्टा कर दोगे, आई और वी के साथ फिर क्या लगेगा? वचनबद्ध होने के लिए, है किसी को वचन देने के लिए, और आप अपना वादा पूरा करेंगे भविष्य में, तो उसके साथ आई और वी के साथ क्या लगेगा? फिर विल लगेगा। आई विल गो टू मार्केट, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि मैं बाजार जो है वो अवश्य जाऊंगा और जाऊंगा ज़रूर, वचन दिया इस। तो ये वचन का काम करता है, किसी को वचन देने के लिए भविष्य में, ठीक है। अगर आप सिंपल वाक्य कहते हैं तो आई और वी के साथ क्या लगेगा? शैल लगेगा। लेकिन जब आप किसी को वचन दोगे, है ना, कोई दृढ़ निश्चय करोगे, ठीक है, कोई निर्णय लोगे, कंफर्म निर्णय लोगे, तो आई और वी के साथ क्या लगेगा? तब आई और वी के साथ विल लगेगा, शैल नहीं लगेगा। अगर आप शैल लगाते हो तो वो सिंपल फ्यूचर कहलाएगा, वो मॉडल एक्सुलरी वाला वाक्य भी नहीं कहलाएगा, ठीक है, वो सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट कहलाएगा। लेकिन अब यहाँ सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं है, ये जो है मॉडल एक्सुलरी के द्वारा बना गया ये फ्यूचर का वाक्य हुआ, ठीक है। ऐसे ही सेकंड पर्सन यू, ही, शी और दे, है ना, ये सेकंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन, इनके साथ जस्ट इसी तरीके से इनके साथ फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है? सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ नियम के अनुसार फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या लगता है? विल लगता है, विल, है ना। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया यू विल गो टू मार्केट, तो ये एक साधारण वाक्य बन गया कि आप बाजार जाओगे। इसका ये कतई अर्थ नहीं होता है कि आप बाजार पक्का जाओगे, आपका मूड बना आप जाओगे, ऐसा कह दिया आपने। लेकिन जब आपने आई के साथ शैल लगा दिया, यानी कि जस्ट इसका उल्टा कर दिया, तो आप फिर वचनबद्ध हो गए, आपको बाजार जाना ही पड़ेगा। जैसे आप यहाँ आई के साथ अब शैल लगा दीजिए।
आई शैल गो टू मार्केट, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने वचन दिया है किसी को कि आप बाजार जाएंगे ही। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और देखिए साधारण फ्यूचर इंडेफिनिट में ही, शी या दे के साथ क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं। जैसे दे विल बाय अ कार, है ना, दे विल बाय अ कार, वे एक कार खरीदेंगे। ये सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। तो फिर इसको मॉडल एक्सुलरीज क्यों बोला गया? क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो मॉडल एक्सुलरी में काम करेगा ये वर्ड, ये टेंस के अनुसार बदल जाए, ये पर्सन के अनुसार बदल जाए। ठीक है, ये नहीं बदलेगा। देखिए आप यहाँ से हटा दीजिए आई दे का, दे के साथ आपने बिल लगाया, दे विल बाय अ कार, वे एक कार खरीदेंगे। आप यहाँ दे के जगह पे यहाँ कर दीजिए शैल, तो ये क्या होगा, दे शैल बाय अ कार। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने वचन दिया है कि वो एक कार ज़रूर खरीदेंगे। इसी वजह से यही कारण है कि शैल और विल को मॉडल एक्सुलरीज में रखा गया है। ये जो शब्द है दो, शैल और विल, ये सब्जेक्ट के अनुसार या सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार चेंज नहीं होता है, यानी कि ये अपना स्वभाव नहीं बदलता है। ठीक है, आप चाहे तो दे के साथ शैल लगा लीजिए, चाहे तो दे के साथ तो विल लगा लीजिए, तो स्वभाव नहीं बदल रहा है, कुछ भी यूज़ कर लीजिए। इसीलिए ये मॉडल एक्सुलरी वर्ब कहलाते हैं। तो आपको फ्रेंड्स अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये मॉडल एक्सुलरीज वर्ब किस तरीके से यूज़ होते हैं। अब देखिए आपको मैंने के लिए देखिए आई और वी के साथ और ही, शी, दे, इट, वी, ये जो थर्ड पर्सन है इनके साथ सिंपल फ्यूचर में आप क्या लगाते हो, आई और वी के साथ शैल लगाते हो और इनके साथ विल लगाते हो। ठीक है, जैसा कि मैंने सेंटेंस में पहले बता दिया है। अब अगर आपको जस्ट इसका उल्टा करना है, अगर आपने कर दिया यानी कि आई और वी के साथ विल लगा दिया और इनके साथ शैल लगा दिया, तो इससे तीन चीज़ें कंफर्म होंगी। क्या चीज़ें? तीन चीज़ें। नंबर एक, वचन बताएगा वो। ठीक है, वचन माने कि आपने प्रॉमिस किया है। ठीक है, दूसरा दृढ़ निश्चय, निश्चय, आपने दृढ़ निश्चय किया है। और तीसरा ये धमकी या आदेश, आदेश का काम करेगा। ठीक है, जस्ट उल्टा कर देने से, यानी कि आप ही विल गो टू दिल्ली कहोगे तो वह दिल्ली जाएगा, इसका मतलब एक नॉर्मल सेंटेंस है, वो दिल्ली जा भी सकता है नहीं भी। लेकिन अगर आपने ही शैल गो टू दिल्ली कहोगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो दिल्ली अवश्य जाएगा, यानी उसे किसी ने धमकी दी है या किसी ने आदेश दिया है। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि आई विल रीड, कि मैं पढ़ूंगा, तो इसका मतलब हो जाएगा कि आपको पढ़ना ही है ना। और अगर कहेंगे आप आई शैल रीड, तो इसका मतलब ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है कि आप पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप तो वो जैसे ही विल करेंगे तो फिर वो आप वचनबद्ध हो गए कि आई जो है विल रीड, इसका मतलब ये है कि आप अवश्य पढ़ोगे, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपने वचन दिया है, आप बंध गए एक तरीके से। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया होगा कि किस कंडीशन में आई और वी के साथ शैल लगता है और किस कंडीशन में ही, शी, इट और दे के साथ विल लगता है। और विल लगा देने से या शैल लगा देने से क्या क्या बन जाते हैं, तो वचन बन जाता है। यानी जस्ट उल्टा कर देने से आई और वी नियम के अनुसार शैल लगना चाहिए, लेकिन जैसे ही आप विल लगा दोगे तो वचन दिखाएगा, वचनबद्ध होना या दृढ़ निश्चय या धमकी या आदेश दिखाएगा। ठीक है, जैसे पहला वाक्य, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, आई शैल हेल्प यू। ठीक है, यहां सेंटेंस है आई शैल हेल्प यू, ये सिंपल फ्यूचर का वाक्य है कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो करेगा, नहीं भी कर सकता है। लेकिन जैसे ही आई के साथ विल लगाओगे, आई विल हेल्प यू, तो इसका मतलब है इसने वचन दिया है कि वो
आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, यानी मैं वचनबद्ध हो गया हूं अब, ठीक है, मैं आपकी सहायता करूंगा ही करूंगा। जैसे वी विल लर्न आवर लेसन, वी विल लर्न आवर लेसन, हम अपना लेसन याद करेंगे। तो यहाँ क्या है, वी के साथ क्या लगा है, शैल लगना चाहिए था, लेकिन यहाँ विल लगा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये दृढ़ निश्चय हो गया, ठीक है, कि हम जो है अपना पाठ जरूर याद करेंगे। तो यहाँ क्या हुआ, दृढ़ निश्चय, यहाँ हो गया दृढ़ निश्चय। क्यों, क्योंकि अगर मैं वी के साथ यहाँ शैल लगाता तो वो एक नॉर्मल वाक्य बनता, ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने वी के साथ विल लगाया तो ये दृढ़ निश्चय हो गया, ठीक है, कंफर्म हो गया कि ऐसा होगा, मैं अपना पाठ अवश्य पढ़ूंगा या पढ़ूंगा ही। तीसरा है आई विल सी यू, है ना, यहाँ आई के साथ क्या लगा है, यहाँ आई के साथ विल लगा है, जबकि नॉर्मल रूल क्या कहता है कि आई और वी के साथ शैल लगना चाहिए फ्यूचर में, लेकिन यहाँ आई के साथ जैसे ही आपने विल लगा दिया तो ये एक धमकी हो गया कि आई विल सी यू, मैं तुम्हें देख लूंगा। यहाँ क्या है, धमकी, ठीक है, तो यहाँ धमकी दिया गया कि मैं तुम्हें देख लूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये कंफर्म हो गया, पता चल गया होगा, 3 काम करता है, वचन देता है या दृढ़ निश्चय कर लेता है या धमकी देता है, यही जस्ट इसको उल्टा कर देने से, ठीक है, इसीलिए इसका नाम मॉडल एक्सिलरीज है। अब देखिए विल कब वुड कब होता है। मान लीजिए यहाँ विल है और आपको वुड यूज करना है, तो कैसे करेंगे, विल सिंपल फ्यूचर में यूज होता है, और जब कोई व्यक्ति पास्ट में रह के फ्यूचर की बात करे, जी, जब कोई व्यक्ति पास्ट में रह के फ्यूचर की बात करे तब आप विल का वुड कर देंगे। जैसे राम ने कहा कि वह दिल्ली जाएगा, तो राम said that he would go to दिल्ली। समझ में आ गया आपको। देखिए राम ने कहा कि वह दिल्ली जाएगा, यहाँ जो है गागे गी के लिए ही आया है, जाएगा भविष्य के लिए। तो राम ने कहा, राम ने पास्ट में कहा, और पास्ट में क्या कहा, भविष्य की बात की, वह दिल्ली जाएगा। तो पास्ट में रह के जब आप भविष्य की बात करते हैं तो विल का वुड हो जाता है। जैसे मोहन ने मुझसे कहा, मोहन टोल्ड मी दैट ही would write a book। इसमें मोहन ने मुझसे कहा कि वह, यानी कि मोहन क्या करेगा, एक किताब लिखेगा। तो मोहन ने मुझसे कहा था, पास्ट में कहा था, और किसके विषय में कहा था, भविष्य के विषय में। तो जब आप पास्ट में रह के या कोई भी व्यक्ति पास्ट में रह के भविष्य की बात करता है, यानी भूतकाल में रह के भविष्य की बात करता है, तो उस समय विल का वुड कर देते हैं। तो ऐसे ही मोहन ने मुझसे कहा था, मोहन ने मुझसे क्या कहा था, पास्ट में कहा था कि वह किताब लिखेगा, तो ही वुड, अब यहाँ विल नहीं रहेगा, अब यहाँ वुड हो जाएगा, क्योंकि ये भविष्य की बात कर रहा है पास्ट में रह के, तो यहाँ ही वुड राइट अ बुक हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको पता चल गया विल का वुड। ठीक इसी तरीके से शैल का शुड है, से आई शैल राइट अ बुक। मैं एक किताब लिखूंगा, एक नॉर्मल प्रक्रिया है, लिख भी सकता हूँ और नहीं भी, लेकिन यहाँ कहा गया है कि मैं एक लिखूंगा, कोई वचनबद्ध नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ आई के साथ विल लिखूंगा तो मैं वचन दूंगा, यानी कि मैं वचनबद्ध हो जाऊंगा कि मैं किताब लिखूंगा। अब इसी को शैल का शुड कब होता है, जब आप पास्ट में रह के भविष्य की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा, आई सेड दैट आई शुड, I should write a book।
देखिए मैंने कहा कि मैं एक किताब लिखूंगा, मैंने कहा था कि मैं एक किताब लिखूंगा, तो मैंने पास्ट में रह के भविष्य की बात की, तो शैल का क्या हो गया, शुड हो गया। मैंने कहा कि मैं एक किताब लिखूंगा, तो पास्ट में रह के जब आप भविष्य की बात करते हैं तो शैल का शुड हो जाता है। तो आपको विल और शैल के बारे में अच्छे से पता चल गया। एक प्रयोग और है वुड का। वुड का प्रयोग होता है रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है, जो नम्र निवेदन करते हैं वहाँ भी वुड का प्रयोग होता है। जैसे वुड आई हैव योर पेन, वुड आई हैव योर पेन प्लीज, प्लीज, ठीक है। तो वुड आई हैव योर पेन प्लीज या वुड आई हैव योर पेन, ठीक है। तो यहाँ नम्र निवेदन किया जाता है, जहाँ आप निवेदन करेंगे किसी से वहाँ आप वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये एक एक्स्ट्रा यूज है वुड का, नम्र निवेदन के लिए भी वुड का प्रयोग किया जाता है। और एक प्रयोग है वुड का। वुड का प्रयोग उस जगह पे भी किया जाता है जहाँ आप अपने कोई भूतकाल का कोई आदत है और उस आदत को अब आप नहीं करते हैं, यानी पहले किया करते थे और वो अब आप नहीं करते हो, तो वहाँ भी आप वुड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं स्कूल जाया करता था, है ना, तो आई वुड गो टू स्कूल, ठीक है, आई वुड गो टू स्कूल, तो मैं स्कूल जाया करता था किंतु अब नहीं जाता हूँ, ठीक है। यानी वो काम जो आप पहले किया करते थे और अब नहीं करते हो वहाँ भी वुड का प्रयोग होता है। मैं या मोहन पत्र लिखा करता था, मोहन वुड राइट अ लेटर, मोहन एक पत्र लिखा करता था, मोहन पत्र लिखा करता था, मोहन राइट लेटर्स लिख दीजिए, मोहन वुड राइट लेटर्स, ठीक है। मोहन पत्र लिखा करता था, इसका मतलब ये है कि मोहन अब पत्र नहीं लिखता है, उसने पत्र लिखना बंद कर दिया है। तो आपको पता चल गया है वुड का और अन्य प्रयोग क्या है, यानी वो आदत जो आप भूतकाल में किया करते थे और अब नहीं करते, वहाँ भी आप वुड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और सामान्य रिक्वेस्ट के लिए, यानी कि आप जब किसी से अनुरोध करो तो वहाँ वुड का प्रयोग करेंगे। सिंपल विल का प्रयोग फ्यूचर इंडेफिनिट में, शैल का भी प्रयोग फ्यूचर इंडेफिनिट में, ठीक है। विल का वुड कब करेंगे, जब आप पास्ट में रह के यानी भूतकाल में रह के भविष्य की बात करेंगे तो विल के जगह वुड का प्रयोग करेंगे। ठीक उसी प्रकार शैल के जगह शुड का प्रयोग करेंगे जब आप पास्ट में रह के भविष्य की बात करेंगे, ठीक है। और जस्ट आपको मैंने बताया है आई और वी के साथ जब आप वाक्य बनाते हैं तो वो सिंपल फ्यूचर होता है, लेकिन आई और वी के साथ जब आप विल का यूज़ करेंगे, यानी आई और वी के साथ सामान्यतः फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल का प्रयोग होता है ना। लेकिन जैसे ही आप आई और वी के साथ विल का प्रयोग करेंगे तो वहाँ तीन चीज़ें निकल के आएंगी, या तो आप धमकी दे रहे हो, या तो आप किसी को वचन दे रहे हो, या आप दृढ़ निश्चय कर रहे हो, ये तीन चीज़ें लागू होंगी। और ठीक उसी प्रकार थर्ड पर्सन के साथ जैसे ही, शी, इट या दे के साथ जब आप इसके साथ नॉर्मली क्या यूज़ होता है, विल यूज़ होता है, लेकिन जब आप इनके साथ शैल यूज़ करेंगे, जस्ट उसका उल्टा कर देंगे, तो वो भी तीन ही काम करेगी। या तो आप किसी को धमकी दे रहे हो, या तो आप वचन दे रहे हो, या आप क्या कर रहे हो, दृढ़ निश्चय कर रहे हो, जैसा कि मैंने आपको उदाहरण से समझा दिया है। तो आशा करता हूँ कि मॉडल एक्सुलरी वर्ब आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो आप मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।